गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर के, उसमें हम लोग को बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हो सकता है बैलेंस शीट भी बनाना हो, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसका फॉर्मेट तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स को मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज की क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप ध्यान से आज के वीडियो को सुनेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 45 बना हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है। जब भी किसी क्वेश्चन का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा तो हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो उस क्वेश्चन का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का डेट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पहले क्वेश्चन के डेट को पकड़ेंगे। डेट को पकड़ेंगे इस ढंग से कि हम ये पता चले कि करेंट ईयर कौन है, उसके पीछे जो प्रीवियस ईयर है वो कौन है, और आने वाला जो ईयर है नेक्स्ट ईयर वो कौन है। करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के डेट को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। इस क्वेश्चन में हमारा करंट ईयर क्या होगा? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018 के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो हमारा करंट ईयर होगा 2017 से 18। 2017 से 18 ये जो ईयर है 1 अप्रैल 17 को स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ? 31 मार्च 2018। तो इसके पीछे प्रीवियस ईयर कौन हुआ? प्रीवियस ईयर हुआ 2016 से 17, और आने वाला नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2018 से 19। क्वेश्चन पढ़ के डेट को अच्छी तरह समझ लेना है कि कौन सा ईयर हमारा करंट ईयर है, कौन उसके पीछे प्रीवियस ईयर है और कौन आने वाला नेक्स्ट ईयर है। डेट को समझने के बाद आपको बेसिक फंडा दिमाग में रखना है। बेसिक फंडा ये दिमाग में रखना है कि हम लोग केवल करेंट ईयर के लिए बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल करेंट ईयर के लिए बनाते हैं। इसके डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस दिखलाने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो किस ईयर के होंगे? केवल करंट ईयर के होंगे। किसी भी हालत में नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस को नहीं दिखलाना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी कुछ भी हो जाए, हम लोग नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। केवल करंट ईयर के ही एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। ये कसम हम लोग को खा लेनी है। हमने कसम क्या खानी है हमें कि हम केवल करंट ईयर के एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और करंट ईयर के किस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे? सभी एक्सपेंस को, चाहे उसका पेमेंट हो गया हो या बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, अनपेड है, ओविंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस डेबिट होगा, केवल करंट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस नहीं आएगा, केवल करंट ईयर का एक्सपेंस आएगा। और करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस आएंगे, चाहे उनका पेमेंट हो गया हो या अभी पेमेंट ड्यूज है। और उसी तरह इस अकाउंट के सीआर साइड में सभी रेवेन्यू इनकम क्रेडिट होंगे। और जैसा मैंने इधर बताया वही चीज यहां भी है, केवल करंट ईयर का इनकम क्रेडिट होगा। कोई भी नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का इनकम क्रेडिट नहीं होगा, केवल करंट ईयर का इनकम क्रेडिट होगा। करंट ईयर का टोटल इनकम क्रेडिट होगा, चाहे वो रिसीव हो गया है या रिसीव नहीं हुआ है, एक्रूड है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर का सारा इनकम क्रेडिट होगा। तो बेसिक फंडा
आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग केवल करंट ईयर के लिए बनाते हैं। उसके डेबिट में करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और उसके क्रेडिट में करंट ईयर के टोटल इनकम को क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के पेमेंट साइड में जाना होगा। आप क्वेश्चन 45 के पेमेंट साइड में जाएंगे। आपको पता है कि पेमेंट साइड में दो तरह का पेमेंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट मानते हुए कहां दिखलाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस मानते हुए यहां डेबिट करते हैं। यानी कि पेमेंट साइड में आपको दो तरह का आइटम है, एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। क्वेश्चन का जो पेमेंट साइड है उसमें दो तरह का आइटम है, एक्सपेंस भी है और एसेट भी। आपको केवल उसमें से किसको खोजना है? एक्सपेंस को, और यहां डेबिट करना है। उसमें यदि कोई आपको एसेट नजर आए तो उसको आप कहां भेजेंगे? बैलेंस शीट में। इस क्वेश्चन में चूंकि हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, सिर्फ किसको खोजेंगे? एक्सपेंस को। आप पहला आइटम यदि देखेंगे क्वेश्चन में है तो पहला आइटम है सैलरी। आप बताओ सैलरी जो हमने दी स्टाफ को, इसको एक्सपेंस माना जाए या एसेट माना जाए? यदि आपका जवाब होगा कि सर ये एक्सपेंस है तो इसको यहां डेबिट कर देंगे। यदि आप कहेंगे नहीं सर ये तो एसेट है तो फिर उसको हम नहीं डेबिट करेंगे। तो मुझे लगता है आप सब ने जवाब दिया है कि सर ये तो एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग सैलरी को डेबिट कर देंगे। क्या हम लोग नीचे एडजस्टमेंट्स को नहीं देखेंगे, सीधे सैलरी को डेबिट कर देंगे? नहीं, किसी भी आइटम को डेबिट करने के पहले हम लोग नीचे के एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें कहीं भी सैलरी के बारे में और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, सैलरी डेबिट हो गया। आप पेमेंट साइड में आगे देखें पोस्टेज। पोस्टेज को भी एक्सपेंस माना जाएगा। जो चिट्ठी पत्री हम लोग भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा या प्राइवेट कुरियर के द्वारा, ये कोई एसेट तो नहीं हुआ। लेटर पोस्ट करने में हमारा जो एक्सपेंस है ये कहीं से भी एसेट नहीं है, तो ये एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। रेंट, जो हम रेंट देते हैं, यदि हमने किसी की बिल्डिंग भाड़े पर ली है तो हमें हर महीने रेंट देना होता है, तो रेंट देना भी एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग यहां डेबिट कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी आप कहिएगा सर कंज्यूमेबल आइटम में तो आपने कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी बताया था, तो कंज्यूमेबल आइटम का कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा? कंज्यूमेबल आइटम का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब उस आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो। तो आप देखेंगे कि स्टेशनरी का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसका सिंपल ट्रीटमेंट होगा। इसको हम लोग सिंपली एक्सपेंस मानते हुए डेबिट कर देंगे। वही यदि स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम का हम लोग केवल कंजम्पशन डेबिट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, इससे कंजम्पशन आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेशनरी का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, उसको सिंपली हम लोग डेबिट कर दिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। क्वेश्चन में आगे यदि हम लोग देखें स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का आप देखेंगे एडजस्टमेंट में थर्ड नंबर एडजस्टमेंट्स आप देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का, उसका दे रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रहा है। द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 and 4,500। तो बेटा जिस आइटम का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देगा उसमें हम लोग को कंज्यूमेबल आइटम वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। कंज्यूमेबल आइटम वाला कॉन्सेप्ट किसमें लगाना होगा? जिस आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। जिस आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो उसमें कंज्यूमेबल आइटम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जैसे स्टेशनरी में नहीं दिया था उसको हमने सिंपली डेबिट कर दिया, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो यहां कंज्यूमेबल आइटम वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। कंज्यूमेबल आइटम का क्या कॉन्सेप्ट था कि उसके जो कंजम्पशन है
केवल उसको डेबिट करेंगे। और कंजम्पशन कैसे निकलते थे, कैसे पता चलेगा कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि जो परचेज अमाउंट है, जो कि पेमेंट तरफ है, पेमेंट तरफ आप देखेंगे 11,500, स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट तरफ कितना है 11,500, वो हम परचेज मान के लिख लेंगे। और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में 3 नंबर एडजस्टमेंट में जो ओपनिंग स्टॉक दिया है 3,000 वो ऐड कर देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास 3,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से था और ड्यूरिंग द ईयर हमने 11,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल और नया खरीद लिया। 3,000 का पहले से था, 11,500 का और खरीद लिया, तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितने का था 14,500। क्या हमने सारा इस्तेमाल कर लिया? यदि हमने सारा इस्तेमाल कर लिया होता तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है क्या? नहीं, तब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 0 होता। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बचा हुआ है 4,500। इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे पास 14,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, जिसमें से 4,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल ईयर एंड में अभी भी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको तो हम एसेट मानेंगे, तो उसमें से हमने बचा हुआ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर दिया। दैट मीन्स हमने उसमें से यूज कितना किया, इस्तेमाल कितना किया? केवल 10,000 ही हमने इस साल इस्तेमाल किया। जो इस्तेमाल किया उसको खर्च मानते हुए यहां डेबिट करेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग कहां दिखलाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट में। पेमेंट में आप आगे देखेंगे तो मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो ये इसके नाम पे खुद ही लिखा हुआ एक्सपेंस, तो इसको तो एक्सपेंस मानेंगे ही, इसको हमने डेबिट कर दिया। फिर है पेमेंट साइड में फर्नीचर। फर्नीचर जो हमने खरीदा, क्या उसको एक्सपेंस मानते हुए यहां डेबिट कर दे? क्या फर्नीचर का इस्तेमाल केवल 1 साल होता है कि 1 साल से ज्यादा होता है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिन चीजों का इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा होता है उनको हम लोग एसेट मानते हैं। तो फर्नीचर जो खरीदा गया है वो निश्चित रूप से एसेट है, उसको यहां हम नहीं दिखलाएंगे, वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। फर्नीचर के बाद आप देखेंगे पेमेंट साइड में लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए एसेट है। और लास्ट में जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस है, वो भी हमारे लिए एसेट है। तो एसेट को नहीं लेना है, केवल किसको डेबिट करना है? एक्स को। तो मिसलेनियस एक्सपेंस तक हमने यहां डेबिट कर दिया। इसके बाद आप रिसिप्ट साइड में जाएंगे, वहां 2 तरह का रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम मानते हुए क्रेडिट करेंगे और कैपिटल रिसिप्ट को लायबिलिटी मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाते हैं। तो आपको खोजना है कि उसमें कौन रेवेन्यू रिसिप्ट है जो इनकम मानकर क्रेडिट होगा। आप सबसे पहले देखें टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश है, ये कोई इनकम नहीं हुआ, तो ओपनिंग कैश बैलेंस है। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 2 तरह का होता है, सिंपल एंड स्पेशल। स्पेशल सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैपिटल रिसीट मानते हुए कहां ले जाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन यहां जो सब्सक्रिप्शन है वो सिंपल है, तो उसको हम लोग इनकम मानते हुए यहां क्रेडिट करेंगे। आपने सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को पहले भी पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन के लिए एक अकाउंट बनाते थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और उससे पता चलता था कि इस साल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से हमें पता चलता था कि इस साल हमें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, जिसको हम लोग यहां क्रेडिट करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इसमें हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट में जाकर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है, प्रीवियस ईयर 16-17 का भी दिया है, करंट ईयर 17-18 का भी दिया है, और नेक्स्ट ईयर 18-19 का भी दिया है। जब 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हो क्वेश्चन में, तो आप केवल किसका उठा लेंगे? करंट ईयर का, क्योंकि हमने शुरू में ही कसम खा ली थी कि इस क्वेश्चन में जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो केवल करंट ईयर के आइटम को लेंगे और करंट ईयर के टोटल आइटम को लेंगे।
तो हमने वहां करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन 17-18 को ले लिया रिसिप्ट में, जो कि कितना है 60,000। जब हम लोग केवल करंट ईयर के रिसीविंग को लेंगे तो उसमें हम लोग केवल करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसी को ऐड करेंगे। जब हम लोग टोटल रिसीविंग को लेते थे तो आपको याद होगा हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग इंड ऐड करते थे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग इंड में मैंने बताया था कि दो तरह के आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। इस साल का जो ड्यूज है वो प्लस पिछले साल का जो ड्यूज था उसमें जो बचा हुआ है वो, उस दोनों को ऐड करके आता था टोटल आउटस्टैंडिंग इंड, जिसको हम लोग ऐड करते थे। लेकिन आज मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लेंगे, बल्कि केवल करंट ईयर के रिसीविंग को लेंगे। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर को हमने छोड़ दिया, केवल करंट ईयर के रिसीविंग को लिया 60,000। और जब भी हम सिर्फ करंट ईयर के रिसीविंग को लेंगे तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे वो केवल करंट ईयर का होना चाहिए, वो टोटल आउटस्टैंडिंग इंड नहीं होना चाहिए। तो आप एडजस्टमेंट में देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ईयर इंड में आउटस्टैंडिंग है 16,200, ईयर इंड में आउटस्टैंडिंग है 16,200। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग इंड है। इसमें जरूर पिछले साल का जो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है वो भी इसमें शामिल होगा। आप एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखें, एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिख रहा है ₹1200 इज स्टिल इन एरियर, ₹1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 2016-17। पिछले साल का अभी भी 1200 ड्यूज है। तो पिछले साल का 1200 ड्यूज अभी भी है, जो कि टोटल ड्यूज 16,200 में इंक्लूडेड है। तो उसको जब आप पिछले साल वाले को लेस कर देंगे तो इस साल का कितना ड्यूज आएगा 15,000। इस साल का ड्यूज है 15,000, पिछले साल का बचा हुआ ड्यूज है 1200। दोनों को मिला के टोटल ड्यूज कितना है वो है 16,200। शॉर्टकट तरीका में क्या करना है, शॉर्टकट तरीके में केवल इस साल के रिसीविंग में केवल इस साल का जो ड्यूज है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ओनली को ऐड करना है। इस साल का रिसीविंग 60,000 है, टोटल आउटस्टैंडिंग इंड 16,200 में पिछले साल का 1200 हटा दिया, तो इस साल का ड्यूज है 15,000, उसको हम ऐड कर दिए, तो इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन 75,000 है। चाहे मिल गया या एक्रूड, सब इनकम को लेना है। इस साल का करंट ईयर का टोटल इनकम लेना है, चाहे वो रिसीव है चाहे वो एक्रूड है। अब आप देखें नेक्स्ट आइटम डोनेशन, और ब्रैकेट में दे रहा है बिलियर्ड्स टेबल। दैट मींस ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक डोनेशन है जो बिलियर्ड्स टेबल के लिए मिला है। तो स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग कैपिटल रिसीट मानते हुए कहां दिखलाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसको इनकम नहीं मानेंगे। और वही सिंपल डोनेशन होता तो उसको हम लोग इनकम मानते हुए क्रेडिट करते। नेक्स्ट आइटम आप देखेंगे एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी को तो हम लोग रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। नए मेंबर से जो फीस लिया जाता है उसको एंट्रेंस फी कहते हैं। एनपीओ में सालों भर कुछ ना कुछ नए मेंबर एडमिशन लेते ही रहते हैं, तो यह रेकरिंग नेचर का है। जो भी रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट होता है जो बार बार मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जिससे हम लोग इनकम मानते हुए यहाँ क्रेडिट करते हैं। तो एंट्रेंस फी हमारे लिए इनकम है। और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, पुरानी जो मैगजीन्स हैं, पुराने जो अखबार हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर, जो वो सब जो सेल को हम लोग रेवेन्यू रिसीट मानते हैं, ये इनकम है हमारे लिए। जब हम लोग खरीदेंगे मैगजीन तो उसको एक्सपेंस मानते हुए डेबिट करेंगे। अभी जब बेचे हैं तो जो कुछ रकम मिली है वो हमारे लिए इनकम है। और आप एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे
तो पहला एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,200। सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा था कि पिछले साल का अभी भी 1200 बाकी है। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला था कि स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो तीनों हो गया। एक लास्ट एडजस्टमेंट है कि हमको फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन करना है 10% पर एनम। तो क्या हमने डेप्रिसिएशन किया? नहीं किया, तो अब वो हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन। तो आप पेमेंट तरफ देखेंगे कि हमने इस साल फर्नीचर परचेज किया था 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन आना चाहिए 2,000, लेकिन मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अमाउंट लिखा है केवल 1,000। क्यों? तो आप देखिएगा पेमेंट साइड में जो आपने फर्नीचर खरीदा है उसके ब्रैकेट में डेट लिखा है 1 अक्टूबर 2017। दैट मीन्स आपने ईयर के बीचों बीच 1 अक्टूबर 2017 द मिडिल है, और उसके बाद हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। यानी उस फर्नीचर को खरीदे अभी केवल 6 मंथ 6 महीने ही हुए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसीलिए हम लोग उस पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। 20,000 का 10% पूरे ईयर का हुआ 2,000 और हाफ ईयर का हो जाएगा 1,000। तो ये केवल 6 मंथ के लिए है। यहां हम लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ्स। और मैंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट, आप देखेंगे पेमेंट साइड में एक आइटम है 10% इन्वेस्टमेंट 70,000। जब भी परसेंटेज लगा हो 10% इन्वेस्टमेंट 70,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2017। तो ये एसेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए एसेट है, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन ये जो 10% है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंडिकेट करता है कि इस पर हमको 10% से इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो 70,000 का 10% आप करेंगे तो 7,000 होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपने कब की? अक्टूबर 2017। तो पूरे साल भर की इंटरेस्ट कैसे मिलेगी? आपने इन्वेस्टमेंट की थी 1 अक्टूबर 2017, आपका ईयर एंड हो रहा है मार्च 18, इन्वेस्टमेंट की अभी केवल 6 मंथ हुए हैं, तो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा 6 मंथ का। तो 70,000 का 10% यदि आप 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो 7,000 का हाफ कितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए? 3,500। अब आप जाकर रिसिप्ट में खोजें। रिसिप्ट में आप देखेंगे कि कहीं भी आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो 3500 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, जो अभी तक हमें नहीं मिला, जो कि रिसिप्ट में नहीं है। इसका मतलब वो इंटरेस्ट एक्रूड है। तो हमने कसम खाई थी कि हम लोग करंट ईयर के सारे इनकम को क्रेडिट करेंगे, चाहे वो रिसीव हो गया हो और चाहे वो एक्रूड हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट मानते हुए क्रेडिट करेंगे 3,500। कुल मिला के हमने सारे इनकम को जो कि करंट ईयर से बिलोंग करते थे एंड वेदर दे आर रिसीव्ड और एक्रूड को मैंने क्रेडिट कर दिया, और सारे एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हैं वेदर दे आर पेड और आउटस्टैंडिंग को हमने डेबिट कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 80,050, उसमें क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करने पर हमारा आंसर आएगा सरप्लस में 10,200। जिस क्वेश्चन में डेबिट साइड ज्यादा होगा तो आपको इधर लॉस आ जाएगा बाय डेफिसिट। यहां लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। और जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं सरप्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।